इंडिया के रॉ और अमेरिका के सीआई के बीच भारत के आज़ादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग, जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती। और इसी जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दी हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहाँ तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ, जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 गलत देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, अपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियनस और कितने कल्चर्स हैं, नेरेबल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था, जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। CIA ने अब तक पूरे दुनिया के 51 देशों की सरकारें अकेले गिराई हैं। सिर्फ इस एक एजेंसी की वजह से ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई जंग छिड़ी ही है और आज तक चलती आ रही है। कितने ही देश आज यूएस के वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। इन्हें आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। और मिडल ईस्ट की हालत तो आपको पता ही है। मिडल ईस्ट में शायद ही कोई देश आज बचा होगा। ये पूरा एरिया कंप्लीटली वॉर-टोर्न है और बर्बाद हो चुका है। सेम हालत अफ्रीका की भी है। अलग अलग देशों में यहाँ पर सिविल वॉर्स चालू है। CIA के वजह से ही आज यहाँ पर कई देश तो इतने गरीब हैं कि अमेरिका से 2 वक्त की रोटी इंपोर्ट करवाए बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नज़रें इंडिया पर भी पड़ी थीं। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी थी और इसीलिए ये साउथ एशिया में यूएस की एक अच्छी पपेट स्टेट बन सकती थी। और इसीलिए अमेरिका ने CIA के जरिए इंडिया को भी अपना बड़ा निशाना बनाया। इन्हें चाहिए था कि ये कैसे भी करके भारत को घुटनों पर ला सके, ताकि भारत कमज़ोर हो जाए, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका भारत को अपना पालतू बना सके। और नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जाजरेट नहीं कर रहा हूँ। सबूत बनेंगे कि कैसे इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए CIA ने हमारे तब के दोस्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर के मौत के आरोप को हम पर लगाने की साजिश है। यहाँ तक कि सिक्किम को हमारा एक राज्य नहीं बनने देने के लिए तो CIA ने अपनी ही एक खुफिया एजेंट को सिक्किम के राजा की रानी तक बना दिया था। और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस कंस्पायर किए, जिनके खुलासे मैं आगे करूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद CIA इंडिया को पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं ले पाया, क्योंकि 1968 में भारत में जन्म हुआ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का एक अपने पहले आजेजेंस एजेंसी मानी जाती है, इंडिया का ग्रेट प्रोटेक्टर, रिसर्च और एनालिसिस विंग, रॉ। इसलिए 1968 से ही शुरू हो गया 2 पावरफुल खुफिया एजेंसी का एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो आज तक जारी है। लेकिन ये सब हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं था, और बहुत से इंडियंस को हमारे इतिहास की ये कहानी पता ही नहीं। 1968 में जब रॉ का जन्म हुआ था, तब इन्हें ना कोई ढंग का ऑफिस दिया गया था और ना ही ढंग के ट्रेंड ऑफिसर्स इसमें थे। और इस सब के ऊपर से CIA तो रॉ के जन्म से ही उसे कैसे भी करके ख़त्म करना चाहता था। लेकिन फिर भी एक वीरान पड़े थिएटर और 9 सीखे ऑफिसर्स से रॉ ने मजबूरी में शुरुआत की, क्योंकि 1968 से पहले हमारे देश की हालत बहुत ही गंभीर थी। हमारा देश ऑलमोस्ट बिखरने के कगार पर था और उसी कमज़ोर दौर में CIA ने हमें दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हम पर एक भारी डिप्लोमेटिक अटैक लॉन्च किया था। 10 अप्रैल 1955 की रात मुंबई से एयर इंडिया फ्लाइट 300 उर्फ कश्मीर प्रिंसेस इंडोनेशिया के लिए उड़ान भर दिए। मगर ये अपने डेस्टिनेशन में जस्ट पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले ही प्लेन के राइट विंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से प्लेन जल के धुआं हो जाता है और सीधे नीचे पैसिफिक ओशन में डूब जाता है, और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस ब्लास्ट की न्यूज़ पूरे ग्लोबल मीडिया में रातों रात वायरल हो जाती है, लेकिन इस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले इस प्लेन को चाइनीज प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर जाओ
एनलाए भी बोर्ड करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में उनका प्लान कैंसिल हो गया और इसलिए वो जिंदा बच गए। अब जाहिर सी बात है, इस न्यूज़ से पूरे दुनिया भर में ये नैरेटिव चिढ़ गया कि हो ना हो ये इंडिया की ही कोई साजिश है, चाइना के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की। और इसलिए अब ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था कि हमें कैसे भी करके भारत के ऊपर लगे इस दाग को मिटाना ही पड़ेगा। हमारे तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुरंत आईबी के एक यंग ऑफिसर को इस मिशन पर डिप्लॉय कर दिया, और तब जाके आईबी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि इस पूरे हादसे के पीछे, यानी कि चाइनीज प्रीमियर को मार के इसका इल्ज़ाम भारत पर डालने के पूरे प्लान के पीछे सीआईए, अमेरिका का हाथ था। हाँ, वही अमेरिका जो पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ढोल बजाते रहता है और जिससे देख के ही हर इंडियन पॉलिटिशियन भी हमारे यहाँ पर वैसे ही डेमोक्रेसी को लाना चाहता है। बाद में चाइनीज प्रीमियर की एजेंसी ने भी यही कहा कि हाँ, सीआईए ने उनके देश के विपक्ष केमटी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अब ये केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी कि सीआईए भारत को ही क्यों टारगेट करना चाहता है। इसको समझने के लिए ना हमें 1947 के दौर के ग्लोबल डायनामिक्स को समझना होगा। उस दौर के लिए ना आज़ादी देखने के लिए भारत ने बंटवारे का दुख भी था। साल 1947 आज़ादी मिलते ही जहां पर अंग्रेज़ों के जाने की खुशी थी, वहीं पर दूसरे तरफ भारत में बंटवारे का दुख भी था। इस दौरान ग्लोबल लेवल पर भी एक डिवीजन या कह लो एक ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे। इन दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर ने दुनिया के बाकी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए एक अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर छेड़ दिया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसी के भी साइड में जाने से इनकार कर दिया और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम शुरू कर दिया, जिसका मोटिव ये था कि भारत ना यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि हमने देख लिया था कि ऐसे अलायंसेस के चक्कर में यूरोप का क्या हाल हुआ था। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गई कि हमारे एनएएम से यूएसएसआर को तो उतना नहीं, लेकिन यूएसए को बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि नेहरू जी की ये आइडियोलॉजी सिर्फ इंडिया को ही नॉन अलाइन नहीं रख रही थी, बल्कि हमारे एनएएम ग्रुप में दुनिया के ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे। आज प्रेजेंट में यूएन में 193 कंट्रीज हैं और उस समय 121 देश इंडिया के बनाए ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। जाहिर है, यूएसए बीइंग टॉप सुपर पावर ओन ऑफ दैट टाइम, यूएस को मिर्ची लग गई और इसलिए सीआईए ने कश्मीर प्रिंसेस ब्लास्ट का प्लान बनाया, क्योंकि इस प्लान से वो एक तीर से 2 निशाने लगा पा रहा था। नंबर 1 निशाना, प्लेन क्रैश के बाद एनएएम के 2 फाउंडिंग मेंबर्स और दोनों एशिया के बड़े कंट्रीज के बीच एक वार छिड़ जाए, क्योंकि उस दौर में इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। जब इंडिया ने गोवा को रिक्लेम किया था तो चाइना ने इसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था। वहीं पर जब चाइना ने भी तिब्बत को एक्यूपाई किया था तो इंडिया ने भी इस पर कुछ ना बोलकर चाइना को साइलेंटली सपोर्ट किया था। ये वही दौर की बात है जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाया करते थे। तो इंडिया और चाइना की इसी दोस्ती को सीआईए कैसे भी करके तोड़ना चाहता था। अल्सो सीआईए का दूसरा टारगेट था कि ग्लोबली जो भी कंट्रीज इंडिया के ग्रुप में शामिल हैं उनको ये मैसेज मिले कि इंडिया एक भरोसेमंद एलाय बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, जैसे उसने चाइना के साथ किया उनके प्राइम मिनिस्टर को मारने का षड्यंत्र रच के। अब हालांकि सीआईए के इस प्लान पर पानी तो फिर गया, लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि अगर उन्हें साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें इस रीजन में एक पपेट कंट्री बिल्कुल चाहिए होगा। और अब इस पूरे रीजन में एक पपेट कंट्री कौन थी? पाकिस्तान। अब देखना कि यूएस पाकिस्तान को अपने साइड में लेने के लिए क्या करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अमेरिका साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अपने साइड करने लग गया। सीआईए ने पाकिस्तान पर बेट लगाकर उन्हें तुरंत भर भर के फाइनेंशियल और मिलिट्री एड्स देना चालू कर दिया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंडिया पर भी तलवार लटकने लग गई और हमें मजबूरी में बैलेंस ऑन ऑफ पावर बनाने के लिए सोवियत संघ की तरफ झुकना पड़ा। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो उन दिनों में सोवियत संघ ने इंडिया में बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बनाने में खूब मदद की थी। अब अगर आपके 2 दुश्मन दोस्त बन जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा? बस वैसे ही कुछ हाल अमेरिका का भी हो गया था। अब अमेरिका डेस्परेट हो गया था कैसे भी करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और हमारे देश से सोवियत इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए, जिसका बेस्ट सॉल्यूशन था इंडिया के ग्राउंड पे उतरकर इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारना।
और एग्जैक्टली वही अमेरिका ने किया भी। 1957 में पूरी दुनिया की फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के केरल में खड़ी हो गई। मतलब आप समझ सकते हो, इस साल तक सोवियत इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना आ चुका था कि अब लोग खुद से उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वोट करके चुन रहे थे, और इसीलिए केरल ही बन गया था अमेरिका का फर्स्ट टारगेट। अमेरिका ने तुरंत सीआईए को मिशन असाइन कर दिया केरल की सीपीआई गवर्नमेंट को पावर से गिराने का। और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाती उससे पहले ही सिर्फ 2 सालों में केरल में इतने प्रोटेस्ट होने लग गए कि इंडियन गवर्नमेंट को खुद केरल की सीपीआई गवर्नमेंट को गिराकर वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना पड़ गया। लेकिन गवर्नमेंट का गिरना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इससे कई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें बाद में कहीं पर जाकर ये पता चला कि ये सब कुछ तो सीआईए की साजिश थी। उन्हें केरल के लोकल लोग और लैंग्वेजेस से लेकर केरल की वल्नरेबिलिटीज़ तक के बारे में इतने डिटेल में पता था कि उन्हें सिर्फ 2 साल लग गए वहाँ की सरकार को गिराने में। इवन जो प्रोटेस्ट भी वहाँ पर हो रहे थे वो सारे भी पेड प्रोटेस्ट थे। अब ज़रा सोचो, ये खबर कहाँ, तो इंडिया को ये सारा कांड होने से पहले ही पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कंप्लीटली क्लूलेस थे इस बारे में। हमें रत्ती भर का भी इंटेल नहीं था हमारे ही देश की ज़मीन में क्या गेम खेल रहे हैं। और भूलो मत, आईबी एक समय पर इतनी सक्षम थी कि इसके मदद से ब्रिटिशर्स ने कई बार इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स और बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को दबाया था। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट अचानक से निकम्मी हो गई थी। और हद तो तब पार हो गई जब 1962 के इंडो चाइना वॉर में हमारे पास इंटेल नहीं था। वो बात तो छोड़ दो, उल्टा हमारे पास गलत इंटेल था। देखो, किसी भी वॉर का विनिंग फैक्टर क्या होता है? उस कंट्री का इंटेलिजेंस, जिसके हिसाब से उस देश की डिफेंस फोर्सेस अपने प्रोएक्टिव मिलिट्री प्लान्स बनाती है। जैसे कहाँ पर कितने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है, कहाँ पर कितनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स रखनी है, अटैक्स कहाँ से होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडो चाइना वॉर के समय में आईबी के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी आपको पता है? पहला, इंटेल चाइनीज़ एयरफोर्स हमसे बहुत सुपीरियर है। अगर इंडिया एयरफोर्स यूज़ करता है काउंटर स्ट्राइक के लिए तो चाइना गुवाहाटी और कोलकाता जैसे सिटीज़ को बॉम्ब कर देगा। दूसरा, इंटेल चाइना के पास तिब्बत में भी अपना एक बेस है जिससे वो हमें ईजिली अटैक कर सकता है। तीसरा, इंटेल वॉर के दौरान तिब्बत के बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले चाइनीज़ लोकल्स भी चाइना को सपोर्ट करने के लिए हम पर हमला बोल देंगे। लिटरली, इन्फॉर्मेशन ना रहना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन तो हमें पैरालाइज कर देगा। और वही हुआ भी। आईबी के इसी इंटेल फेलियर ने एक बार फिर से इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आज तक इसी के वजह से भारत का एक बड़ा टुकड़ा चाइना के कंट्रोल में है। अब ये बात आज तक जितना हर एक भारतीय को चुभती है, उससे कई ज्यादा आईबी के एक जूनियर ऑफिसर को भी चुभ रही थी। और इसलिए उन्होंने आईबी में रहते हुए ही अपने ही डिपार्टमेंट के मुंह पे ये कह दिया कि ये सब हमारी ही गलती है। हमारी वो काबिलियत नहीं है जो हमें हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए चाहिए। उन्होंने ये बात 1962 में कही थी। और 1965 में आप जानते हो क्या हुआ? तब इनफेमस 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जो मेरे हिसाब से तो हम जीत के भी कहीं ना कहीं हार चुके, क्योंकि इसी के बस 1 साल बाद हमारे देश के दो सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के दो ऐसे पर्सनैलिटीज थे जो हमारे देश को इतना सक्षम बनाना चाहते थे कि हम बाकी के सुपर पावर से कंधा मिला सके। होमी भाभा ने तो 1965 में ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत 1966 तक, यानी कि सिर्फ एक ही साल में, एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन जाएगा, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में सिर्फ 4 ही देशों के पास थी। और इसलिए सीआईए ये हरगिज नहीं होने देना चाहता था। सो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद 1966 में आईबी के ही तरफ से एक कंप्लीट इंटेल फेलियर था। अब इंदिरा गांधी जी अपने समय की एक हार्डकोर नेशनलिस्ट थीं। उनसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आईबी में काम कर रहे उसी ऑफिसर को बुलाया जो प्रधानमंत्री नेहरू की सिक्योरिटी काफ़ी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था। और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? दी जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रमेश्वर नाथ काव। आप इन्हें RN काव के नाम से जानते हैं। इंडिया से एलीट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। इंदिरा गांधी जी ने RN काव को कहा कि हमें एक ऐसा इंटेल डिपार्टमेंट क्रिएट करना है जो ऐसे प्रॉब्लम्स पर पहले ही एक अलार्म रेज कर दे। बस फिर क्या था? काव ने मैडम गांधी के ऑर्डर्स पर 60 दिन के अंदर रॉ का एक फुल ब्लूप्रिंट बना दिया, जिसके सारे पॉइंट्स इंदिरा गांधी ने तुरंत अप्रूव कर दिए।
लेकिन उनकी सिर्फ 2 ही शर्तें थीं। नंबर 1, रॉ के टॉप 2 एलीट पोजीशंस प्रधानमंत्री के अप्रूवल से ही अपॉइंट किए जाएंगे। नंबर 2, रॉ में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए खाली आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के ही बंदे अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बाकी के बैकग्राउंड के लोगों को भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आर.एन. काओ ने भी टेबल पर अपनी 2 शर्तें रखीं। नंबर 1, रॉ देश की सबसे सीक्रेटिव एजेंसी होगी, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होगी। यहाँ जॉइंट किसी भी ऑफिसर का नाम कागज के एक भी पन्ने में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, रॉ में सिर्फ 2 ही पोस्ट्स होंगे, एक सेक्रेटरी जो फील्ड में उतरेंगे और दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी जो इंडिया या पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में रहकर एनालिसिस का काम करेंगे। बाकी सारे ऑफिसर्स को उनके पोजीशन से नहीं बल्कि उनके नामों से ही बुलाया जाएगा। और बस इंदिरा गांधी ने ये सारी शर्तें मान लीं और रॉ के इस ब्लूप्रिंट को तुरंत अप्रूव कर दिया। मगर जितना आसान इसे पास करवाना था, उससे 10 गुना मुश्किल था रॉ को बिल्ड करना फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि जब आईबी को इस बारे में पता चला कि उनसे अलग एक नई इंटेल एजेंसी बनने जा रही है, आईबी के ऑफिसर्स ने अडंगे डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आईबी ने रॉ को ऑफिसर्स देने से ही मना कर दिया, फर्नीचर देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि ट्रेंड ऑफिसर्स देने से भी मना कर दिया। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे करके पीएमओ में बात करके आर.एन. काओ ने सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ रॉ की शुरुआत की। हाँ, सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ। और उस दौरान सीआईए, जिसकी स्थापना हमसे 2 दशकों पहले हो चुकी थी, उसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। बट हमारी संख्या ज़रूर कम थी, मगर हमारा जज्बा बहुत बड़ा था। और इसलिए सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ हमारा रॉ सीआईए जैसे एक हाथी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब हमें बंदे तो मिल चुके थे, लेकिन ऑफिस का क्या? तो आर.एन. काओ ने दिल्ली के वसंत विहार में एक बंद पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना दिया। अब ऑफिस का तो चलो सॉर्ट हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मुखबरी यानी कि स्पाइंग का क्या? इसकी ट्रेनिंग कौन देगा भाई? सो इसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स को दुनिया के लगभग हर एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी से ट्रेनिंग दिलवाई। इजराइल, सोवियत संघ, यूके और इवन अमेरिका भी। इन सारे देशों से हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करवाया गया, और वो भी एक दूसरे को बिना बताए। कुछ ही महीनों में ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और हमारे ऑफिसर्स तैयार हो गए। ये 1970 तक इंडिया के पहले एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बैच अपने मिशन के लिए, देश को बचाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इन्हें अलग अलग देशों में डिप्लॉय कैसे किया जाए ताकि दूसरे देशों को इनके बारे में भनक तक नहीं पड़े। इसके लिए आर.एन. काओ को एक बड़ा ही खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने पीएम एडवाइजर से कहा कि आप दुनिया के अलग अलग देशों के इंडियन एम्बेसीज में ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स की वैकेंसीज बताओ। फिर हम उन पोजीशंस के बहाने हमारे रॉ ऑफिसर्स को वहां पर डिप्लॉय कर देंगे। और बस ये फाइनलाइज होते ही रॉ का पहला बैच अपने मिशन पर चल पड़ा। अब हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो गए थे जहां पर एक तरफ हमारी रॉ सीआईए से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी, वहीं पर हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी अमेरिका को 2 बार धमकी दे चुकी थी। पहली बार तब जब अमेरिका ने हमें वीटैट देने के बदले, यानी कि हम उसके दुश्मन सोवियत संघ के साइड ले रहे थे। ये सबको देखकर अमेरिका काफ़ी भड़क चुका था। उसे लग रहा था कि चीज़ें अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और जिस वजह से उसने पाकिस्तान को हेवीली मिलिट्राइज करना शुरू कर दिया। मिलिट्री फंडिंग्स और मॉडर्न हथियार देने शुरू कर दिए। एक बात रॉ चीफ आर.एन. काओ समझ गए थे कि पाकिस्तान के थ्रू सीआईए ने इन दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि इसके बारे में भी हमें खुद सीआईए से ही पता चला, आईबी से नहीं। इसी दौर में सीआईए के स्टेशन चीफ ने खुद एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि शास्त्री जी और होमी जहांगीर भावा को उन्हीं लोगों ने मारा था। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात का रत्ती भर का भी अंदाजा नहीं था। अब शास्त्री जी के मौत के बाद इंदिरा गांधी पावर में आ गई, और जैसे हर एक कंट्री का एक एसओपी होता है वार के बाद चीज़ों को एनालाइज करना, वैसे इंडिया ने भी 1965 के वार के बाद जब एनालाइज किया, तब अगेन क्या पता चला, यही कि 1965 का वार भी में काम कर रहे उसी ऑफिसर को बुलाया जो पीएम नेहरू की सिक्योरिटी काफ़ी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था। और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? द जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ अपने आर.एन. काओ को नहीं है। इंडिया से एलीट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस वेंग्रो इंदिरा गांधी जी ने आर.एन. काओ को कहा कि हमें एक ऐसा इंटेल डिपार्टमेंट क्रिएट करना है जो ऐसे प्रॉब्लम्स पर पहले ही एक अलार्म रेज कर दे। बस फिर क्या था, काओ ने मैडम गांधी के ऑर्डर्स पर 60 दिन के अंदर रॉ का एक फुल ब्लूप्रिंट बना दिया।
जिसके सारे पॉइंट्स इंदिरा गांधी ने तुरंत अप्रूव कर दिए। लेकिन उनकी सिर्फ दो ही शर्तें थीं। नंबर 1, रॉ के टॉप 2 एलीट पोजीशंस पीएम के अप्रूवल से ही अपॉइंट किए जाएंगे। नंबर 2, रॉ में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए खाली आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के ही बंदे अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बाकी के बैकग्राउंड के लोगों को भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आर.एन. काउ ने भी टेबल पर अपनी दो शर्तें रखी। नंबर 1, रॉ देश की सबसे सीक्रेटिव एजेंसी होगी, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होगी। यहाँ जॉइंट किसी भी ऑफिसर का नाम कागज के एक भी पन्ने में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, रॉ में सिर्फ दो ही पोस्ट होंगे, एक सेक्रेटरी जो फील्ड में उतरेंगे और दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी जो इंडिया या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में रहकर एनालिसिस का काम करेंगे। बाकी सारे ऑफिसर्स को उनके पोजीशन से नहीं, बल्कि उनके नामों से ही बुलाया जाएगा और बस। इंदिरा गांधी ने ये सारी शर्तें मान ली और रॉ के इस ब्लूप्रिंट को तुरंत अप्रूव कर दिया। मगर जितना आसान इसे पास करवाना था, उससे 10 गुना मुश्किल था रॉ को बिल्ड करना फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि जब आईबी को इस बारे में पता चला कि उनसे अलग एक नई इंटेल एजेंसी बनने जा रही है, आईबी के ऑफिसर्स ने अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आईबी ने रॉ को ऑफिसर्स देने से ही मना कर दिया, फर्नीचर देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि ट्रेंड ऑफिसर्स देने से भी मना कर दिया। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे करके पीएमओ में बात करके आर.एन. काउ ने सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ रॉ की शुरुआत की। यस, सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ। और उस दौरान सीआईए, जिसकी स्थापना हमसे 2 दशकों पहले हो चुकी थी, उसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। बट हमारी संख्या ज़रूर कम थी, मगर हमारा जज्बा बहुत ही बढ़ा था, और इसलिए सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ हमारा रॉ सीआईए जैसे एक हाथी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब हमें बंदे तो मिल चुके थे, लेकिन ऑफिस का क्या? तो आर.एन. काउ ने दिल्ली के वसंत विहार में एक बंद पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना दिया। अब ऑफिस का तो चलो सॉर्ट हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मुखबरी यानी कि स्पाइंग का क्या? इसकी ट्रेनिंग कौन देगा भाई? सो इसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स को दुनिया के ऑलमोस्ट हर एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी से ट्रेनिंग दिलवाई। इसराइल, यूएसएसआर, यूके और इवन अमेरिका भी, इन सारे देशों से हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करवाया गया। और वो भी एक दूसरे को बिना बताए कुछ ही महीनों में ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और हमारे ऑफिसर्स तैयार हो गए। ये 1970 तक इंडिया के पहले एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बैच अपने मिशन के लिए देश को बचाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब बड़ सवाल ये था कि इन्हें अलग अलग देशों में डिप्लॉय कैसे किया जाए, ताकि दूसरे देशों को इनके बारे में भनक तक नहीं पड़े। इसके लिए आर.एन. काउ को एक बड़ा ही खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने पीएम एडवाइजर से कहा कि आप दुनिया के अलग अलग देशों के इंडियन एम्बेसीज में ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स की वैकेंसीज बताओ, फिर हम उन पोजीशंस के बहाने हमारे रॉ ऑफिसर्स को वहां पर डिप्लॉय कर देंगे। और बस ये फाइनलाइज होते ही रॉ का पहला बैच अपने मिशन पर चल पड़ा। अब हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो गए थे जहां पर एक तरफ हमारी रॉ सीआईए से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थी, वहीं पर हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी यूएस को 2 बार धमकी दे चुकी थी। पहली बार तब जब यूएस ने हमें वीट एड देने के बदले, यानी कि हम उसके दुश्मन यूएसएसआर के साइड ले रहे थे। ये सबको देखकर यूएस काफ़ी भड़क चुका था। उसे लग रहा था कि चीज़ें अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और जिस वजह से उसने पाकिस्तान को हेवीली मिलिट्राइज करना शुरू कर दिया, मिलिट्री फंडिंग्स और मॉडर्न हथियार देने शुरू कर दिए। एक बात रॉ चीफ आर.एन. काउ समझ गए थे कि पाकिस्तान के थ्रू सी आईए इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया और उन्होंने इस पाकिस्तान के बंगाली स्पीकिंग लोगों को जान से मारना शुरू किया। इन रिस्पॉन्स ये बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल से इंडिया आने लगे। पर जानते हो, ये मूव आर.एन. काउ को पहले से ही पता था। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। दरअसल काफ़ी पहले से ही रॉ को ये बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करने वाला है, और इसके लिए रॉ ने दो चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखी थी। सबसे पहले तो आर.एन. काउ ने पीएम इंदिरा गांधी जी को ये बोल के रखा था कि वो यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रख ले, और ये कोई आम ट्रीटी नहीं होने वाली थी। इसके हिसाब से इंडिया पर अगर हमला होगा तो यूएसएसआर उसे अपने पर हुए हमले जैसा कंसिडर करेगा, और तभी यूएसएसआर इंडिया के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने इस पाकिस्तान से आए बंगाली स्पीकिंग लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इनके लिए पहले से ही सुंदरबन में रॉ ने कैंप्स बना के रखे थे। इन सिविलियन फोर्सेस को मुक्ति बहिनी नाम दिया गया, और रॉ की ये प्री प्लानिंग बिल्कुल सही थी, और इससे इंडिया बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के आराम से इस पाकिस्तान में लड़ने लगा। और जो हमने मुक्ति बहिनी बनाई थी ना, उस फोर्स ने ही मेजरली आगे बढ़ के इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हमला किया, और ये अटैक इतना सक्सेसफुल था
कि इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान के 1 लाख सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और ऐसे करके 1971 में रॉ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश, इस नए देश को पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद कर दिया। और बांग्लादेश की आज़ादी का बेसिकली मतलब ये था कि अब इंडिया कुछ वक्त तक चैन की सांस ले सकता था, क्योंकि एटलीस्ट अब हमारा ईस्टर्न एरिया थ्रेट फ्री था। मगर वहीं पर सी की रातों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि अब एक नई एजेंसी ने जन्म ले लिया था जो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। और ये बात यूएस को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, बट क्या करे, सिचुएशन ही यूएस के कंट्रोल में नहीं था। बांग्लादेश लिबरेशन के इस झटके से यूएस उबरने की ही कोशिश कर रहा था कि कुछ ही समय बाद रॉ ने सीआईए को एक बड़ा झटका दे दिया। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। 1974 कॉपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी, उनके दो एडवाइजर्स, चीफ साइंटिस्ट राजा रमन्ना और रॉ चीफ आर एन काओ के अलावा इसकी जानकारी और किसी को नहीं थी। डिफेंस मिनिस्टर तक को नहीं थी। लेकिन इस मिशन में रॉ के सामने दो चैलेंजेस थे। एक, सीआईए उस वक्त सारे टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस को टैप करता था, सो मिशन के डिटेल्स लीक होने से बचना था। और दूसरा चैलेंज, सीआईए के स्पाई सैटेलाइट से न्यूक्लियर फैसिलिटी को छुपाना। इस ब्लाइंड स्पैट गैप में पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को चलाया गया। दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन उन्होंने ऐसे निकाला कि इस मिशन में इन्वॉल्व सभी साइंटिस्ट और ऑफिशियल्स को विस्की और ताजमहल जैसे कोड वर्ड्स को यूज करने बोला गया था, जिससे सीआईए उनको पकड़ ना सके। और लो, ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और हम दुनिया के 5वें न्यूक्लियर पावर बन गए। और अब इंडिया एक काफ़ी बेटर पोजीशन पर था। न्यूक्लियर पावर का मतलब हमारे पास एक अथॉरिटी थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एक देश था जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था, सिक्किम। अब सिक्किम इंडिया के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों इंडिविजुअली इस पर अपना कंट्रोल बना के इंडिया के चिकन नेक को काट कर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही हमसे अलग कर सकते थे। आइए भी तो सिक्किम पर अपना कंट्रोल बना के इंडिया और चाइना पर नज़र रखना चाहता था। इनफैक्ट उन्हें तो अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए अपने एक एजेंट को सिक्किम की रानी तक बना दिया था। बेसिकली साल 1961 की ये बात है, जब सिक्किम के 36 ईयर्स के चौग्याल प्रिंस अपने 3 बच्चों के साथ सिक्किम के विंडमेयर होटल में आए हुए थे, जहां वो हमेशा आते थे। बट इस बार राजा काफ़ी डिप्रेस थे, क्योंकि रिसेंटली कुछ सालों पहले ही उनकी वाइफ की मौत हुई थी। लेकिन ये साल शायद कुछ स्पेशल था। इस बार होटल में उनकी मुलाकात एक अमेरिकन 19 साल की लड़की होप कुक से होती है, जो हाल ही में इंडिया के दार्जिलिंग से सिक्किम घूमने आई थी। वो तुरंत राजा की अच्छी दोस्त बन जाती है, और क्योंकि वो बचपन से ही अकेली ही थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम बांटने लग जाते हैं और दोनों को एक दूसरे की कहानियां बहुत ही रिलेटेबल लगती है। लेकिन होप अपने देश वापस चले जाती है। उसके बाद फिर इसके अगले साल सेम जगह पर सेम होटल में होप राजा को वापस मिलती है। बट इस बार राजा ने ये सोच लिया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने होप को शादी के लिए प्रपोज थी, तो उनसे मिलने यूएस एम्बेसडर फ्रीक्वेंटली आया जाया करते थे। ये एक पैटर्न सा बन गया था कि एम्बेसडर के जाने के बाद सिक्किम की महारानी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे देती थी। और सिक्किम के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता ही होगा कि तभी सिक्किम इंडिया का ही एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। लेकिन अब धीरे धीरे ये देश हमारा ही दुश्मन बनते जा रहा था। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था। 1973 आते आते रॉ ने ये ठान लिया था कि अब बस सीआईए को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर चुप बैठे रहे तो हम सिक्किम को खो देंगे। और इसलिए सिक्किम को इंडिया से जोड़ने की जिम्मेदारी रॉ ने अपने हाथों में ले ली। मिशन के लिए एक बहुत ही होनहार ऑफिसर को चुना गया, जिसने सिचुएशन को एनालाइज करके एक पूरा प्लान प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर सीआईए सिक्किम की महारानी को खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दो ना, हम रानी के राजा को ही गद्दी से गिरा देते हैं। और इसके लिए उन्होंने वहाँ के काजी लेंडुप दोरजी जैसे लीडर्स को आइडेंटिफाई किया, जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, और उनको फाइनेंशियल और ग्राउंड सपोर्ट देना चालू कर दिया। जनता में भी उस रॉ ऑफिसर ने ये नैरेटिव फैलाया कि डेमोक्रेसी में ही आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, राजशाही रूल में नहीं। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब 1975 में रेफरेंडम हुआ तब 97.55% लोगों ने डेमोक्रेसी को वोट देते हुए इंडिया के साथ जुड़ने के पक्ष में अपना फैसला दिया। अब गेस करना चाहते हो सिक्किम मिशन सक्सेसफुल करने वाले वो यंग रॉ ऑफिसर कौन थे? वेल, हमारे आज के एनएसए अजीत डोवाल, जिन्होंने सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट बनाया।
ये इनफैक्ट उनके रॉ करियर का पहला मिशन था, जिस मिशन के वजह से ही ऑफ कोर्स इंडिया को अब एक पावर पोजीशन मिल चुका था और यूएस का मुंह एकदम से छोटा हो गया था, क्योंकि CIA, जो अब तक पूरे दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही थी, उसे अब एक कल की आई हुई एजेंसी ने, वो भी इंडिया जैसे एक नए बने देश की एजेंसी ने, हरा दिया था। उन्हें यूएस में बैठकर भनक तक नहीं पड़ी और इंडिया ने यहाँ पर सिक्किम को अपना स्टेट बना दिया। इसके बाद आया साल 1976, जिसके बाद से आरओ का एक काला दौर शुरू हो गया। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी और पूरा अपोजिशन रॉ पर एलिगेशंस लगा रहा था। उसे पीएम इंडिया गांधी की प्राइवेट आर्मी बोल रहा था। ऑपोजिशन के मुताबिक राव पीएम इंडिया के कहने पर अपोजिशन लीडर्स पर कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए थी और जो भी इमरजेंसी के या इंडिया गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते तो उसे अरेस्ट करके खूब टॉर्चर किया जाता था। अब इसके बाद इमरजेंसी खत्म तो हुई, मगर राव को जिस चीज का डर था वही हुआ। 1977 में इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी इमरजेंसी के ब्रूटैलिटीज और इंडिया को डिक्टेटर बोल के इलेक्शन जीत गई। इस सरकार के पीएम बने मुरारजी देसाई और फॉरेन मिनिस्टर बने अटल बिहारी जी। इस सरकार की आयरनी देखना, मुरारजी ने खुद ही पार्लियामेंट में ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हमने जांच करवाई और रिपोर्ट ये आई कि इमरजेंसी के दौरान राव को इंडिया जी ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद पावर में आते ही पीएम मुरारजी ने राव पर ही क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। दिल्ली ऑफिस का एक कैबिन छोड़कर बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और जयपुर में सारे रॉ के रीजनल ऑफिसेज बंद कर दिए गए, जो मेनली रॉ की रिक्रूटमेंट के लिए यूज हो रहे थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने 600 टॉप ऑफिसर्स को रॉ से निकाल दिया। रॉ के फाउंडर काव को जबरदस्ती लंबी छुट्टी पर भेज दिया और काव के जो सबॉर्डिनेट्स थे के शंकरन नायर, उनका डिमोशन करवा दिया। अब ये भी चलो एक समय के लिए बाजू में रखते हैं, बट पीएम मुरारजी देसाई ने एक कदम और जाकर पाकिस्तान को तक न्यूक्लियर स्टेट बनने में मदद कर दी। ये पाकिस्तान हमारे पीएम की एक गलती की वजह से न्यूक्लियर स्टेट बन पाए और पीएम मुरारजी की इसी एक गलती की वजह से हमारे करीब 150 अंडरकवर रॉ ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान में खूब टॉर्चर कर करके मार दिया गया। तो बात ऐसी है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स का खुद का रिपोर्ट बताता है कि 1950 के दशक से CIA पाकिस्तानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन कर रही थी। इसीलिए 1970 के दशक में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली और पाकिस्तान के इस कहूता नाम के एरिया में कान लैब सेटअप करके न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। और तभी यूएस ने, जहां पर इंडिया की तरफ खूब नज़र रखी हुई थी, पर पाकिस्तान के इस एक्ट से मुंह फेर दिया। बट हमारी पीएम ने इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया। जैसे ही राव ने उन्हें खबर दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उन्होंने राव को इस पर एक्शन लेने के ऑर्डर्स दे दिए, जिस पर एक्ट करते हुए राव ने अपना एक मिशन, द कहूता मिशन, लॉन्च किया। सबसे पहले तो रॉ ने कहूता एरिया में अपने स्पाइस का एक जाल फैला दिया, एक नेटवर्क फैला दिया। इन स्पाइस का बस सिर्फ 2 काम था। पहला, पता लगाओ कि क्या सही में कान लैब फैसिलिटी में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और दूसरा, अगर बन रहे हैं तो उस फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट निकालकर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। बॉम्ब वहां बन रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स वहां के सलून्स में जॉब पर लग गए और वहां पर जब कान लैब्स के साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए आए, तभी एजेंट्स ने उनके बालों का सैंपल ले लिया। फिर इसी सैंपल्स को लैब टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि सैंपल्स में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के हाई रेडिएशन के ट्रेसेस हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान कहूता फैसिलिटी में ही बॉम्ब बना रहा है। इसके बाद शुरू हुआ इस मिशन का दूसरा फेज, ब्लूप्रिंट हासिल करने का। इसके लिए रॉ ने एक इंटरनल बंदे को ही अपने जाल में फंसा के उससे न्यूक्लियर फैसिलिटी का मैप भी निकलवा लिया। मतलब प्लान पूरा रेडी था, बस अटैक के अप्रूवल की ज़रूरत थी। और ये सब होते होते 2 साल बीत चुके थे और जैसे हमने देखा 1977 में नई जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो पीएम मुरारजी से जैसे ही रॉ के नए चीफ सुनपुर जी प्लान अप्रूव करवाने पहुंचे, अप्रूवल देने के दूर की बात, उनका कहना था कि हम इंडिया हैं, हम अग्रेसर नहीं हैं, हमें दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक भी अगर रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पीएम मुरारजी ने एक कॉन्वर्सेशन में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया उल हक को बोल दिया कि हमें आपके कहूता न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है, हमारी आरओ ने सब कुछ पता लगा लिया।
ये सुनते ही पाकिस्तान ने आईएसआई की मदद से कहोटा में डिप्लॉयड हमारे सारे रॉ ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया और सबको एक एक करके मार डाला। अब पीएम मुरारजी देसाई ने ऐसा क्यों किया? इसके दो साइड्स हैं। नंबर 1, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, शायद इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। दूसरा साइड ये है कि 1983 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया था कि पीएम मुरारजी एक सीआईए एजेंट थे जिनको एनुअली सीआईए $20,000 दिया करती थी उस समय में, और इसी सेम टाइम पर पीएम मुरारजी को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान भी मिला था, जो बाय द वे आज तक इंडिया में सिर्फ उनको ही मिला है। यही नहीं, उस वक्त पीएमओ में भी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की डिक्टेटर जियाउल हक और मुरारजी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उनकी कई बार फ़ोन पे बातचीत भी हुआ करती थी। खैर, लेट 1970 का वक्त वो वक्त था जब सबको लगा कि अब रॉ का चैप्टर फाइनली ख़त्म हो चुका है। हमारे सुपर हीरोज जैसे ठंडे बक्से में बंद हो चुके थे। लेकिन तभी ही रॉ की कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1980 में देश में इलेक्शंस हुए। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी को जनता ने वापस चुन के इलेक्शंस जिता दिए। उन्होंने अपनी सरकार बनाई और वापस देश की प्रधानमंत्री बन गई। पर ये वो दौर था जब 1971 में सीआईए द्वारा बोया हुआ खालिस्तानी मिलिटेंसी का बीज 9 सालों बाद देश को अंदर से खोखला करना शुरू कर चुका था। दरअसल 1971 की ये बात है जब रिचर्ड निक्सन ने सीआईए और आईएसआई को मिलकर पंजाब में एक एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू करने को कहा। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने पंजाब के एक लीडर जगजीत सिंह चौहान को भूखे बुलाया और उन्हें इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट शुरू करने के लिए बोला, जिसकी डिमांड होगी पंजाब को इंडिया से अलग करके एक अलग देश बनाना। फिर उसके बाद सीआईए ने जगजीत सिंह को नियुक्त किया और फिर उसकी यूएन और यूएस मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे बताया गया कि पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट पंजाबीज के साथ उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वही बात जो यूएस हर देश में हो रहा है, और फिर डेमोक्रेसी के नाम पर वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार पलट देता है। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन 1981 में सीआईए ने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। सीआईए ने एक कनाडा बेस्ड तलविंदर से प्रमाण किया। ये इंडिया में कई क्राइम करती है, इंदिरा गांधी को भेज दिया। अब कहानी में ट्विस्ट देते हैं कि तलविंदर बेस्ट जर्मनी में से अरेस्ट कर लिया और वो उसे इंडिया को हैंड ओवर करने ही वाले थे, तभी सी ने उन्हें रोक दिया। इंडिया भेजने की जगह पे तलविंदर को जर्मन्स ने कनाडा भेज दिया, और वहां से फिर पता चलता है कि तलविंदर ने बबर खालसा नाम की एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। इनफैक्ट आगे चल के इसने ही कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट भी एग्जीक्यूट करवाए, और यही वो बंदा था जिसने इंडिया में खालिस्तानी मिलिटेंसी को जन्म दिया। इतना सब होते हुए देख के रो चुप थोड़ी न बैठने वाली थी। ये बात रो चीफ ने पीएम इंदिरा गांधी को तुरंत रिपोर्ट की, और एस एक्सपेक्टेड पीएमओ ने भी एक नए मिशन का अप्रूवल एक झटके में दे दिया, और इस तरह 3 सालों से चुप बैठे हुए हमारे हीरोज वापस से एक्शन में आ गए। रो ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपने स्पाई नेटवर्क को एक्टिवेट किया। एक्स रो चीफ भी रमन बताते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जवाब देने के लिए रो ने अपने काबिल ऑफिसरों को लेकर 2 टीम्स, टीम एक्स और टीम जे बनाई। टीम एक्स का काम था पाकिस्तान में बेस सभी टेररिस्टों को टारगेट कर करके मारना, और टीम जे को स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस खालिस्तानी टेररिस्टों को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इन टीम्स को अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। फिर क्या था, वहां पर पहुंचते ही उन्होंने एक के बाद एक टेररिस्टों को मारना शुरू कर दिया। वी रमन का ये कहना था कि इन टीम्स ने पाकिस्तान को इसका जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। जब खालिस्तानी टेररिस्ट इंडियन सिटीज़ में कोई अटैक करते थे, इसके रिटेलिएशन में टीम जे लाहौर या कराची में पलटवार करके किसी टेररिस्ट को मार गिराते थे। और जानते हो पाकिस्तान में खालिस्तानी टेररिस्ट का पता रॉ को कौन दे रहा था? खाड़ ये अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उनके नेटवर्क की मदद से रॉ को खालिस्तानी का एग्जैक्ट लोकेशन देती थी, और फिर रॉ एजेंट्स वहां पर जाके उनकी किलिंग्स करते थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से देखते ही देखते रॉ का उन टेररिस्टों पर क्रैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और पाकिस्तानी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इन हमलों को रोकने के लिए तो आखिर में उन्होंने अपने क्लोज एलाई जॉर्डन के पास जाकर लिटरली प्लीड किया कि वो मीडिएट करके इंडिया से ये अटैक्स रोकने के लिए कहे। और इसके बाद से तो आपको पता ही है, आज तक न्यूज़ आती रहती है कि रॉ पाकिस्तान, कनाडा और नेपाल में आए दिन टेररिस्टों की खुफिया किलिंग्स करते रहता है।
अब एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि रॉ मोस्टली तब ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है जब एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया को लीड करने के लिए, और जब कुछ प्राइम मिनिस्टर अगर उनके कहीं न कहीं सी। In the shadows of secrecy, alliances were tested. Betrayal, a word that echoes through the corridors of power, became the turning point. It was a moment that would redefine the course of history. After the turmoil, there emerged a glimmer of hope. Raw, once a symbol of strength, was on the path to revival. This resurgence marked the beginning of a new era, filled with promise and renewed vigor. रॉ के जन्म से ही उसे ख़त्म करने के पीछे लगी हुई थी। वो आज खुद ही रॉ की तारीफ कर रही है। मोसाड चीफ तो एक आपने बात गया थी कि रॉ इतनी काबिल एजेंसी है कि हमने कई बार इनकी मदद लेकर जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट की है। इसराइल और इंडिया के लिए इंटेलिजेंस कॉपरेशन हो रहा है। ये एक लोग कॉपरेशन है। मेरे पॉइंट बेसिकली है कि ना जाने कितने और ऐसे खतरनाक और निडर मिशंस होंगे, कितने डेडली ऑपरेशंस होंगे जो रॉ ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ना जाने कितने ऐसे रॉ ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिए हैं, लेकिन उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। रॉ के ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो 15 साल 20 साल अपना भेष बदल कर दुश्मन के देशों में रहते हैं, जहां पर रैडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पनपते हैं, अपने देश से, अपने परिवार से दूर मुखभरी जैसा एक एक्सट्रीमली रिस्की काम करते हुए, और अंत में अफसोस उन्हें भारत के इतिहास में एक पन्ना तक नसीब नहीं होता। नो सेलिब्रेशंस, नो मेडल्स, नो अप्रिसिएशन एट ऑल। अरे कितने बार तो उनकी बॉडी तक इंडिया एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। हम ग्लोबली उन्हें डिसऑन कर देते हैं, लेकिन ये बार जानते हुए भी ये ऑफिसर्स देश की हिफाजत के लिए, देश की शान के लिए गुमनामी से भरी जिंदगी में लड़ते रहते हैं, अपनी जान देते रहते हैं। इन्हें ही वाकई में डिसर्विंगली कहा जा सकता है ट्रू देशभागत। आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं शूर योद्धाओं के लिए डेडिकेटेड है, ताकि इनका नाम नहीं सही तो अच्छी इनका काम, इनका हमारे देश के लिए बलिदान अमर हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।